हाय एवरीवन, इंडेक्स 115 का मैं रिवीजन आपको फटाफट से कराऊंगा ऑडियो के फॉर्म में, ताकि आप चलते फिरते कभी भी आप सुनो एंड पूरा का पूरा 115 आपकी मुट्ठी में होगा। अब सबसे पहले आप समझिए कि स्टैंडर्ड का नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, जहां पर कस्टमर्स वो होंगे जिनको आप रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्टिविटीज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। अब यहाँ पर इंडेक्स 115 5 स्टेप में खत्म होता है। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में ही जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन ही आपको 4 स्टेप तो खत्म करने पड़ेंगे। बाकी 5th स्टेप आपका लेटर ऑन खत्म होता है। मैं इसके लिए एग्जांपल भी समझाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखो, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कस्टमर्स के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रियल में कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी या नहीं हुआ है, उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने किसी कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और दोनों पार्टीज ने अप्रूव किया है कि मैं उसको लिफ्ट बेचूंगा। लिफ्ट है ना, जो आपकी सीढ़ियों में जो लिफ्ट होता है हमारे बिल्डिंग में, लिफ्ट बेचूंगा और लिफ्ट का इंस्टॉलेशन भी करा के दूंगा और साथ साथ 5 साल की मेंटेनेंस सर्विस भी प्रोवाइड करूंगा। तो यहां पर हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट तो एक ही है, पर इसके अंदर मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। लिफ्ट बेचेंगे, इंस्टॉलेशन करके देंगे, मेंटेनेंस सर्विस भी देंगे 5 साल का। तो अब स्टेप 2 में हमें क्या करना होता है, हमें वही करना होता है कि हम स्टेप 2 में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अगर किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल प्रोमिसेस किए आपने गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो सकता है आपका, और वो अगर गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है, जैसे यहां पर लिफ्ट बेचना एक डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज है ना, और आपका इंस्टॉल करा के देना एक डिस्टिंक्ट सर्विसेज है, मेंटेनेंस आपका डिस्टिंक्ट सर्विसेज है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर 3 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो गए। तो हमने स्टेप 2 में ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में करेंगे। फिर स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करेंगे। ये देखेंगे कि कस्टमर से हमें कितना पैसा मिल रहा है, हम ये डिटरमाइन करेंगे। मान लो पता चला कस्टमर हमें 50 लाख रुपीस देगा, तो 50 लाख रुपीस विल बी माई ट्रांजैक्शन प्राइस। तो स्टेप 4 में फिर मैं क्या करूंगा, उसी 50 लाख रुपीस को एलोकेट करूंगा अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में, यानी उसके स्टैंड अलोन प्राइस के हिसाब से जो फेयर वैल्यू होगा लिफ्ट का मार्केट में, इंस्टॉलेशन का फेयर वैल्यू, मेंटेनेंस सर्विसेज का फेयर वैल्यू, जो उनका स्टैंड अलोन फेयर वैल्यू होगा, है ना, ऑब्जर्वेबल प्राइस होगा, उस पे मैं एलोकेट कर दूंगा 50 लाख रुपीस को। तो स्टैंड अलोन बेसिस में मैंने एलोकेट कर दिया, 40 लाख रुपीस मैंने लिफ्ट को एलोकेट किया, 2 लाख रुपीस मैंने इंस्टॉलेशन को एलोकेट कर दिया, और 8 लाख रुपीस मैंने मेंटेनेंस को एलोकेट कर दिया। तो देखो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो एलोकेट हो गया, बंटवारा हो गया अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। तो ये चारों स्टेप जो है मैं कब करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में करूंगा। तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में मुझे पता चल जाएगा कि लिफ्ट का मुझे कितना पैसा मिल रहा है, इंस्टॉलेशन का मुझे कितना पैसा मिल रहा है, मेंटेनेंस का मुझे कितना पैसा मिल रहा है। डेट इज 40 लाख, 2 लाख और 8 लाख, तीनों मिला के 50 लाख रुपीस होते हैं। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, हम रेवेन्यू दिखाएंगे। तो रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में करेंगे, ये हम कब करेंगे, जब हम मान लीजिए कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, यानी उनको कंट्रोल ट्रांसफर कर देंगे। कंट्रोल ट्रांसफर कर देंगे मतलब अब कस्टमर के कंट्रोल में वो गुड्स एंड सर्विसेज आ चुका है, तो मानेंगे हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सेटिस्फाई हो गया। तो जब जब हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा तब तब हम रेवेन्यू दिखाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिफ्ट का कंट्रोल ट्रांसफर किया 25 मार्च को, 25 मार्च 2001 को, तो 25 मार्च 2001 को मैं लिफ्ट का रिलेटेड जो 40 लाख रुपीस है वो मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूं। पैसे मुझे कभी भी मिले, आगे बाद में वो मैटर नहीं करता, रेवेन्यू एक्रूअल बेसिस में मैं 25 मार्च 2001 को दिखाऊंगा। फिर सेकंड पॉइंट में अगर मान लो मैंने इंस्टॉलेशन करा के दिया 10 अप्रैल 2001 को, तो ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हो गया, तो मैं 10 अप्रैल को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन। फिर आपका मान लो मेंटेनेंस सर्विस हर साल जैसे जैसे हम देंगे वैसे वैसे प्रोपोर्शनेटली हम उसका भी रेवेन्यू बुक करेंगे। अब आगे मैं फटाफट से एक एक करके स्टेप डिस्कस करूंगा। जैसे पहला वाला स्टेप में होता है आइडेंटिफाई करना कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट किया जाएगा 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज के बीच में, जहां पर दोनों पार्टीज का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होगा। अब ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट तभी एग्जिस्ट करता है माना जाएगा जब 5 क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई होंगे। सारे के सारे पार्टीज ने अप्रूव कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, और हर पार्टी को अपना राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के बारे में पता है, और पेमेंट टर्म्स भी डिसाइड हो गया कि किस तरीके से पैसा दिया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस भी है। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ऐसा है कि ऐसा तो नहीं कि आपस में अननेसेसरीली 2 कंपनी ट्रांजैक्शन कर रही है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए। एंड लास्ट में फाइनली अब हमें देखना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी, जिस पार्टी को माल बेच रहे प्रोबेबिलिटी है कि उससे हमें पैसा मिलेगा, जितना हमारा कंसिडरेशन बनता उतना मिलेगा। मतलब हम असेसमेंट करेंगे कलेक्टिबिलिटी को, उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि कस्टमर का नियत और औकात दोनों देखेंगे, यानी इंटेंशन और एबिलिटी हम दोनों देखेंगे। तो ये पांचों चीज जब फुलफिल होगा तब
तभी हम मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज हम मानेंगे नहीं कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके अलावा ध्यान से सुन लो, कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो ये पांचों जो क्राइटेरिया है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तब स्टेप 1 ही पास नहीं होगा, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मान लो कस्टमर ने हमने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिया, कस्टमर ने हमें पैसे भी दे दिए, अब हमारा कोई फर्दर ऑब्लिगेशन भी नहीं है तो ठीक है, और वो रिफंडेबल भी नहीं है, तो भाई भाड़ में गए तेरा स्टेप, मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दिए, मैं रेवेन्यू बुक कर दूंगा यहाँ पर। और कितने बार अगर कॉन्ट्रैक्ट मान लो टर्मिनेट हो गया बीच में और हमें आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने की, और हमें पैसे मिले जो हम फॉरफिट कर रहे हैं हमें लौटाना नहीं पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, तो ठीक है उतना हम रेवेन्यू दिखा देंगे, बात खत्म। तो स्टेप 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने फटाफट से फिर भी गो थ्रू करा दिया। स्टेप 2 इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मान लो मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉमिस किया गया है तो वहां पर हम आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग कितना सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम देखेंगे कि क्या डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि क्या कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा, जो अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करें क्या उन्हें सेपरेटली अलग अलग से बेनिफिट मिलेगा। यानी इसके लिए आप एग्जाम के लिए भी क्रक्स इतना समझो कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सेपरेटली सोल्ड होते मतलब वो डिस्टिंक्ट है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं मोबाइल और सिम का, मान लो मोबाइल भी मार्केट में सेपरेटली बिकता है, सिम कार्ड भी मोबाइल में सेपरेटली बिकता है। मुझे जरूरी नहीं कि मैं अगर जियो का मोबाइल लूं तो मुझे जियो का ही सिम लेना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर वो सेपरेटली सोल्ड होते हैं तो मतलब वो डिस्टिंक्ट है। तो पहला तो आप ये चेक करोगे कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है, उसके लिए आपको चेक करना है कि क्या वो सेपरेटली बिकते हैं मार्केट में। अगर वो सेपरेटली बिकते हैं मतलब वो डिस्टिंक्ट है। और दूसरी चीज आपका कि हमें और 3 क्राइटेरिया चेक करना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस प्रोवाइड नहीं होना चाहिए। जिसके लिए मैं एकदम सिंपल सा एग्जांपल लूंगा आपके साथ कंप्यूटर का। अब अगर मान लो कंप्यूटर है, मैं मान लो दुकानदार के पास गया और दुकानदार को मैंने बोला है कि तू मुझे कंप्यूटर दे, और मैंने उसे ये नहीं बोला कि मुझे पूरा कंप्यूटर दे, मैंने बोला तू मुझे रैम दे दे, तू मुझे मॉनिटर दे दे अलग से, तू मुझे अलग से सीपीयू दे दे, तू मुझे अलग से मदरबोर्ड दे दे। तो यहां पर मैं कोई इंटीग्रेशन की डिमांड नहीं कर रहा, तो ठीक है वो बोलेगा वो सारी चीजें सेपरेटली बेचते हैं, तो जब वो रैम बेचेगा वो रैम को अलग पीओ मानेगा, सेपरेट पीओ, और बाकी सब आइटम्स को सेपरेट पीओ मानेगा। लेकिन मान लो कस्टमर गया और कस्टमर बोलता है कि नहीं मुझे ये सबसे मतलब नहीं, तू मुझे सीधा पूरा कंप्यूटर दे, वो सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस की डिमांड कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में भले ही मैं अलग अलग गुड्स को इंडिविजुअली बेचता हूं, लेकिन जबकि कस्टमर की डिमांड है ऐसे सिंगल पैकेज सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस, तो हम उसे एक सिंगल पीओ ही मानेंगे, हम उसे सेपरेट पीओ नहीं मानेंगे। फिर दूसरा, एक गुड या सर्विस दूसरे गुड या सर्विसेज को मॉडिफाई या कस्टमाइज नहीं करना चाहिए। जैसे इसके लिए भी एग्जांपल है, मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन है। मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का डिजाइन होना है और फिर कंस्ट्रक्शन होना है। अब ऐसा हो रहा है कि अब उस बिल्डिंग में हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, डिजाइन का काम खत्म हुआ डिजाइन का, फिर बाद में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद वापस से हमें डिजाइन को ऑल्टर करना पड़ रहा है, तो कंस्ट्रक्शन करते समय पता चला डिजाइन को ऑल्टर करना पड़ेगा, फिर डिजाइन करने के बाद वापस से पता चला कंस्ट्रक्शन को ऑल्टर करना पड़ेगा। यानी डिजाइन का जो सर्विस हम दे रहे हैं वो कस्टमाइज कर सकता है कंस्ट्रक्शन के सर्विसेज को, कंस्ट्रक्शन का जो हम सर्विस दे रहे हैं वो आपका ऑल्टर कर सकता है डिजाइन की सर्विसेज को। या अगर ऐसा होता है यानी एक गुड या सर्विस दूसरे गुड या सर्विसेज को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई या कस्टमाइज करता है, तो ऐसा सिचुएशन में हम उसे अलग नहीं एक ही मानेंगे। यानी डिजाइन का सर्विस और कंस्ट्रक्शन का सर्विसेज को फिर आप अलग अलग नहीं मानोगे, आप उसे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही मानोगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपकी बुक्स में एसएम में, जहां पर सॉफ्टवेयर की बात कर रही है। मान लीजिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दे रहा हूं, मतलब आप सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हो। अब सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मैंने दिया, आप इंस्टॉलेशन कहीं से भी करा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो ऐसा है कि इंस्टॉलेशन आपको मेरे से कराना पड़ेगा और इंस्टॉलेशन कराने से आपका उसका हुलिया जो है, उसका इंटरफेस जो है वो बदल जाएगा। जो लाइसेंस है सॉफ्टवेयर का उसका इंटरफेस जो बदल जाएगा, क्योंकि वो आपके हिसाब से कस्टमाइज किया जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि इंस्टॉलेशन कराने से सॉफ्टवेयर का हुलिया बदल जाएगा, मतलब एक गुड या सर्विस दूसरे गुड या सर्विसेज को मॉडिफाई या कस्टमाइज कर रहा है, तब तो फिर हम उसे अलग अलग कैसे मानेंगे, हम उसे सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ही मानेंगे। इसके अलावा वो हाईली इंटर रिलेटेड या हाईली इंटरडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये तो वो उसमें भी आप लगा सकते हो, जो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का क्वेश्चन है ना, वहां पर वो देखो डिजाइन का सर्विस हाईली इंटर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन आपका हाईली इंटर रिलेटेड टू डिजाइन। ऐसा नहीं कि एक बार डिजाइन कर दिया फिर डिजाइन का काम खत्म, बाद में फिर कंस्ट्रक्शन होने के बाद में क्या पता है डिजाइन फिर से बदल जाता है। तो ये हाईली इंटर रिलेटेड हाईली इंटरडिपेंडेंट अगर है तो हम उसे अलग अलग पीओ नहीं मानेंगे। यानी अलग अलग सेपरेट पीओ होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा, एक तो वो गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली बिकते हैं,
इसके अलावा इंटीग्रेशन सर्विस नहीं होना चाहिए, पैकेज नहीं होना चाहिए, ना ही एक गुड या सर्विस दूसरे गुड या सर्विसेज को मॉडिफाई या कस्टमाइज करना चाहिए, और ना ही वो हाईली इंटर रिलेटेड या हाईली इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। ये आप ध्यान में रखोगे। तो ये क्रक्स मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट में आपको समझाऊंगा। 3-4 पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है। जैसे पहला, कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, मान लीजिए मैंने आपको कोई प्रोडक्ट ये आज बेचा है 1000 रुपए का, जिसका स्टैंड अलोन प्राइस भी 1000 रुपए है, और मैंने आपको ये कहा कि आप अगर आज मेरे से 1000 रुपए में गुड्स खरीदोगे तो फ्यूचर में आप जब कभी भी आओगे आने वाले 3 महीने 6 महीने में, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा 40% का, और नॉर्मली भी मैं फ्यूचर में सबको 10% देने वाला हूं। मतलब मैं आप पे मेहरबानी एक्स्ट्रा से 30% की मेहरबानी करूंगा आगे। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज आप मेरे से गुड्स खरीद रहे हो 1000 रुपए का। अब मुझे क्या लगता है कि जो ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 500 रुपए की फ्यूचर में खरीदारी होगी जिसमें डिस्काउंट लिया जाएगा, और 80% चांस है कि डिस्काउंट लिया जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में कितना हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हमने देखा कि फ्यूचर में 500 की परचेज होगी एवरेज, जिसमें 80% लोग जो कस्टमर रिडीम करेंगे डिस्काउंट को, यानी 500 का 80% यानी एक्सपेक्टेड 400 रुपीज का सामान खरीदा जाएगा, जिसपे हमें, ऐसे तो नॉर्मली हम 10% देते हैं, उनको हम 40% देंगे, तो हमें उनको एक्स्ट्रा फेवर 30% का करना पड़ेगा। तो 400 का 30% यानी 120 रुपीज का हमें फ्यूचर में देखा जाए तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। यानी देखा जाए तो आज आप मान लो मेरे को 1000 रुपए दे रहे हो, और मैं आज आपको 1000 रुपए की गुड्स दे रहा हूं, और फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि मैं आपको 120 रुपीज की और गुड्स दूंगा। तो देखा जाए तो मैं 2 बार गुड्स दे रहा हूं ना। अभी 1000 रुपए का गुड्स दे रहा हूं, फ्यूचर में 120 रुपीज का गुड्स दूंगा, पैसे टोटल 1000 रुपए आ रहे। तो ये 1000 रुपए जो है हम उसे 2 अलग अलग पीओ में एलोकेट करेंगे। एक तो 1000 डिवाइड बाय 1120 और एक 120 डिवाइड बाय 1120, क्योंकि दोनों मिला के 1120 होते हैं। और जो 1000 डिवाइड बाय 1120 करके हम 1000 को जो एलोकेट करेंगे तो 892 रुपीज जो आता है वो रेवेन्यू आज दिखाएंगे, और बाकी का जो 108 रुपीज है वो फ्यूचर में जब वो अवेल करेंगे तब हम दिखाएंगे। अब अगर अवेल नहीं भी करेंगे, लैप्स भी हो जाएगा, तब भी हम फ्यूचर में उसका हम रेवेन्यू दिखा देंगे। तो अल्टीमेटली इसकी एंट्री क्या होगी? आज हमें बैंक में जो 1000 रुपया मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपया, टू रेवेन्यू 892 दिखाएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी 1-2 पीओ हो गया ना इसके अंदर, और बाकी का हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दिखा देंगे। इसके बाद एक और टॉपिक है, 1-2-3 टॉपिक है। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट बताऊंगा, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट बताऊंगा, नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी, उसके बाद हम स्टेप 3 में पहुंच जाएंगे। फिर तो स्टेप 2 में ये 3 ही है मतलब। तो स्टेप 2 में हमने पहले आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सीखा, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि हाँ कि सोल्ड होना चाहिए सेपरेटली, तभी डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज माना जाएगा। और मैंने कहा था कि कस्टमाइजेशन या मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस नहीं होना चाहिए, हाईली इंटरडिपेंडेंट हाईली इंटर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये मैंने बताया था। फिर मैंने अभी आपको बताया कस्टमर ऑप्शन फॉर एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं कंसाइनमेंट अरेंजमेंट का पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। ये क्या कहता है कि कितने बार मान लो मैंने कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दिया है, बेचा नहीं है, उस कंसाइनी भी एक डीलर है जिसको बोला तू अलग से तो आगे जाके अपने थर्ड पार्टी को कस्टमर्स को बेच, तो हमने उसको गुड्स जो है कंसाइनमेंट में दिया, उसको बेचा नहीं है। तो कंट्रोल वैसा सिचुएशन में हमारे हाथ में रहता है। मान लो मैंने कंसाइनमेंट में दिया है, कंट्रोल मेरे हाथ में ही है, और मैं जब चाहूं उससे रिटर्न में गुड्स को ले सकता हूं या बोल सकता हूं कि तू मेरे दूसरे डीलर को दे दे। और तीसरी चीज, उसे अभी पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं पेमेंट करने का। तो जो कंसाइनमेंट अरेंजमेंट में जो हम गुड्स बेचते हैं उसको गुड्स बेचना नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए उसका हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कब तक? जब तक कंसाइनी अल्टीमेटली किसी दूसरे कस्टमर को बेचना दे, तभी हम मानेंगे कि हाँ कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, तब तक हम नहीं मानेंगे। तो आप देखना, जब कभी भी कंसाइनमेंट अरेंजमेंट रहता है, कंसाइनमेंट सील होता है, आप उसमें ये मानना कि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आप उसका रिलेटेड रेवेन्यू नहीं दिखा सकते। बट सेल विद राइट टू रिटर्न में हम रेवेन्यू दिखा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट का। तो यहां पर सिंपल सी बातें मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल से प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट का, स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो टिकट के एजेंट हो गया, वो लोग हो गए, ये एजेंट के तरह ही काम करते हैं। तो प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट में होता है क्या, पहले मैं ये समझा देता हूं। अगर आपका प्रिंसिपल का रिश्ता है, प्रिंसिपल कौन होता है? जो गुड्स खरीदता है। जैसे बहुत सारे दुकानदार है, वो मोबाइल फोन मान लो खरीदते हैं और फिर कस्टमर को बेचते हैं। तो मान लो मैंने मोबाइल फोन 40,000 रुपीज में खरीदा है और मैं कस्टमर को 50,000 रुपीज में बेच रहा हूं। तो यहां पर मैं 40,000 का परचेज दिखाऊंगा, 50,000 का रेवेन्यू दिखाऊंगा, मैं 10,000 प्रॉफिट अपनी आप आएगा। तो मैं रेवेन्यू ग्रॉस अमाउंट दिखाऊंगा, पूरा का पूरा 50,000 का ग्रॉस अमाउंट दिखाऊंगा। अब स्विगी वगैरह क्या करते हैं, वो देखा जाए तो रेस्टोरेंट से खाना खरीद के हमें नहीं बेचते। मान लो रेस्टोरेंट से स्विगी ने खाना खरीदा 400 रुपए का, वो हमें बेच रहा है 500 रुपए में। तो स्विगी वाला आप बोलोगे कि उसे 400 का परचेज दिखाना चाहिए और 5 मिनट का उसे रेवेन्यू दिखाना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। स्विगी वाला उनसे खाना खरीदता नहीं है, वो बस कस्टमर अरेंज करके देता है हमारे लिए।
तो यहाँ पर स्विगी बोलता है रेस्टोरेंट को कि हम सिर्फ तेरे को कस्टमर अरेंज करके दे रहे, वहां पर जो स्विगी वाला है उसका कोई रिस्क नहीं रहता है, इन्वेंट्री रिस्क नहीं रहता है, वो प्राइसिंग वगैरह सब कुछ सेट नहीं करता है, वो बस एक मिडिल मैन की तरह, एक एजेंट की तरह रहता है। तो अगर मान लीजिए स्विगी वाले ने 400 रुपए में खरीदा है और वो 500 में बेच रहा है, तो वो नेट अमाउंट 100 रुपीज ही रेवेन्यू दिखाएगा। तो आपको ये समझना कि पता कैसे चलेगा कि इंडिकेटर्स प्रिंसिपल का है कि एजेंट का है। तो प्रिंसिपल यूजुअली वो होता है जिसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने का, दूसरा उसका ही इन्वेंट्री का रिस्क रहता है, और तीसरा यूजुअली जो प्रिंसिपल रहता है वो प्राइस को सेट करता है। जैसे मैं अगर दुकान खोलूंगा तो मुझे ही कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है, दुकान में माल सड़ गया तो मेरा रिस्क है, और उसकी प्राइसिंग भी मैं सेट कर सकता हूं। जैसे आप टिकट एजेंट की बात करोगे तो वहां पर भी 2 टाइप के होते हैं, कोई लोग तो सीधा फ्लाइट के टिकट आपको देके पास ऑन करते हैं, कोई टिकट एडवांस में खरीद के रख लेते हैं, है ना। अब बाद में वो जितना ऊंचा दाम में बेचना है बेचेगा। तो अगर मेरे पे इन्वेंट्री रिस्क है, मेरी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं प्राइस को सेट कर सकता हूं, तो डेट मींस मैं प्रिंसिपल हूं, अदरवाइज में माना जाएगा मैं एजेंट हूं। फिर इसके अलावा नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी, आप देखना बहुत सारी जगह में जब जिम वगैरह में आप जाते हो, क्लब मेंबरशिप वगैरह लेते हो, तो वहां पर नॉन रिफंडेबल अपफ्रंट फी स्टार्टिंग में लिया जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई फी आपसे लिया जा रहा है और बदले में आपको उसी टाइम में कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिया जा रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है, आप उस टाइम में आप रेवेन्यू दिखा दोगे। लेकिन आप देखना जिम मेंबरशिप में वो गुड्स एंड सर्विसेज तो फ्यूचर में दिया जाएगा, उस टाइम तो बस नाम का एक वो ज्वाइनिंग फी ले लेते हैं, तो आप रेवेन्यू भी अभी नहीं दिखा सकते, आप बाद में ही दिखाओगे रेवेन्यू भी। तो चलिए छोटा छोटा पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब स्टेप 3 में मैं आपको समझाऊंगा ट्रांजैक्शन प्राइस को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, यानी स्टेप 3 में हम आ जा रही है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में करेंगे, यानी अल्टीमेटली हम ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमाइन करेंगे कि कितना पैसा हमें कस्टमर से मिलेगा। अब इसके अंदर बोलोगे सर क्या मजाक करो, इसमें तो वही होगा जितना कस्टमर ने बोला 50 लाख रुपीज देगा तो 50 लाख रुपीज विल बी द ट्रांजैक्शन प्राइस। सही कहा आपने, अगर कस्टमर ने मुझे बोला कि वो मुझे 50 लाख रुपीज देगा, कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है और मैं उसे गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा, तो 50 लाख रुपीज ही ट्रांजैक्शन प्राइस होगा, जो कि फिक्स्ड अमाउंट है। पर कितने बार उसके अंदर वेरिएबिलिटी भी रहती है ना, और कुछ कितनी बार उसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी रहता है, और कभी कभी वो पैसे की जगह हमें नॉन कैश कंसीडरेशन भी दे देते हैं। और कितने बार ऐसा होता है कि मैं तो आपसे 50 लाख रुपीज ले रहा हूं, पर बदले में मैं भी आपको लौटा के 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया मैं आपको लौटा दूंगा। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा फटाफट से। सबसे पहले इसके अंदर ट्रांजैक्शन प्राइस में जैसे मैंने कहा फिक्स्ड कंसीडरेशन तुम लेंगे, मान लो फिक्स्ड हमें 50 लाख रुपीस मिलेगा। अब वेरिएबल कंसीडरेशन भी, जैसे मान लो कस्टमर ने मुझे कहा कि अगर मैंने काम को समय से पहले खत्म कर दिया या काम की क्वालिटी अच्छी रही तो मुझे परफॉर्मेंस बोनस भी मिल सकता है, इंसेंटिव भी मिल सकता है, उसे हम वेरिएबल कंसीडरेशन कहते हैं। वेरिएबल कंसीडरेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ये डिपेंड करेगा हमारे परफॉर्मेंस पे, हमारे आउटकम पे, जो आउटकम निकलेगा उस पर डिपेंड करेगा, यानी इसमें कंटिजेंसी है। तो ये हम लेते कि नहीं लेते ट्रांजैक्शन प्राइस पे? देखो इसके लिए एंटिटी टू एंटिटी वेरी करेगा। अगर एंटिटी को लगता है कि जो क्राइटेरिया है टू बी एलिजिबल फॉर वेरिएबल कंसीडरेशन, जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया अगर मुझे लगता है मैं मीट कर जाऊंगा, यानी मैं समय से पहले काम को खत्म कर दूंगा, या मेरी क्वालिटी जो चाहिए वो क्वालिटी में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये एस्टिमेशन का खेल है। अगर मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि मैं उसको फुलफिल कर लूंगा, तो वेरिएबल कंसीडरेशन भी ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा हो सकता है। अगर मुझे लगता है कि नहीं, जो क्राइटेरिया वो मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, तो वेरिएबल कंसीडरेशन ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा नहीं होगा। तो वेरिएबल कंसीडरेशन अगर आपको लगता है कि वो ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है उसका फुलफिल कर सकते हो, तो उसे आप एस्टिमेट करोगे 2 तरीके से। एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और दूसरा होता है मोस्ट लाइकली अमाउंट। अगर सिर्फ 2 ही पॉसिबल आउटकम है तब हम यूजुअली मोस्ट लाइकली अमाउंट लेते हैं, और अगर मान लीजिए रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम से 2 से ज्यादा पॉसिबल आउटकम से, तब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लगाते हैं, जहां पर हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस में एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके हम वेरिएबल कंसीडरेशन डिटरमाइन करते हैं उसका अमाउंट, और उसे फिर हम ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड भी कर देते हैं। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने करा होगा या वीडियो देखा होगा, तो क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आपको क्वेश्चन से इसके मिलेगी। फिर अब देखो वेरिएबल कंसीडरेशन, जैसे कि मैंने कहा इसमें वेरिएबिलिटी एस्टिमेशन है, तो इसका रीअसेसमेंट भी होगा। जैसे अभी मुझे लग रहा है कि हाँ मैं एलिजिबल हूं, मैं कर लूंगा काम को खत्म, पर कुछ टाइम के बाद मुझे लगा कि नहीं अब मैं एलिजिबल नहीं हूं, मुझे लगता है, तो मुझे ट्रांजैक्शन प्राइस को रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, है ना। ट्रांजैक्शन प्राइस मेरा बदल जाएगा, यानी आपका ट्रांजैक्शन प्राइस जो वो आपको बाद में अपडेट करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में मैंने कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में मुझे लगा कि नहीं मुझे वेरिएबल कंसीडरेशन नहीं मिलेगा, जो क्राइटेरिया है वो मैं मीट नहीं कर पाऊंगा, बट अब हर रिपोर्टिंग पीरियड एंड में हम रीअसेसमेंट करेंगे, तो बाद में जाके मुझे पता चला कि नहीं अब तो मैं मीट कर पाऊंगा, तो मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो आगे जाके अपडेट भी हो
सकता है, तो मैं ट्रांजैक्शन प्राइस को क्या करूंगा, बाद में रीअसेसमेंट करके बदल भी सकता हूं। मतलब में यानी कहने का मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस जो आपने कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में रखा जरूरी नहीं हमेशा वो होगा, वो बाद में क्या पता बदल भी सकता है। अगर मान वो कब बदलते हैं, फिक्स में तो बदलने का कोई स्कोप रहता नहीं, वेरिएबल कंसीडरेशन की वजह से वहां पर एस्टिमेशन रहता है और एस्टिमेशन में चेंज आएगा तो आपका ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो बदल भी सकता है आपका। अब नेक्स्ट मुझे सेल विद राइट टू रिटर्न और वारंटी के बारे में कुछ बोलना है, पर मैं अभी नहीं बोलूंगा। मैं 4 मुद्दों पे डिस्कस करूंगा जो ट्रांजैक्शन प्राइस का कोर हिस्सा है। जैसे मैंने शुरुआत में वेरिएबल कंसीडरेशन समझा दिया आपको, है ना। वेरिएबल कंसीडरेशन में मैंने कहा कि वो आप ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करोगे नहीं करोगे, वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या लगता है और उसके लिए मोस्ट लाइकली अमाउंट या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लोगे, ये आपको क्लियर हुआ। और इसके बाद वो रीअसेसमेंट भी करोगे एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, है ना। वो रीअसेसमेंट करके ट्रांजैक्शन प्राइस में बाद में बदल भी सकता है। और इसके बाद अब मैंने कहा था ना कि वेरिएबल कंसीडरेशन तो है ही जो ट्रांजैक्शन प्राइस को अफेक्ट करेगा, और इसके अलावा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी ट्रांजैक्शन प्राइस को अफेक्ट कर सकता है। नॉन कैश कंसीडरेशन का भी आपको चेक करना पड़ेगा, और कस्टमर को अगर मान लीजिए मैंने पैसा दिया तो वो भी मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दूसरा पॉइंट ये है डिटरमाइनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस में, दैट इज सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। अब इसके लिए मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज आज ही मैंने आपको ट्रांसफर कर दिया, मतलब मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपने एंड से आपको आज ही ट्रांसफर कर दिया, तो पैसे भी मुझे आज ही आपसे मिलना चाहिए देखा जाए तो। पर आपने मुझे बोला कि आप मुझे पैसे 3 साल के बाद दोगे, तो देखा जाए तो यहां पर मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज देने के अलावा मैं आपको लोन भी दे रहा हूं, है ना। क्योंकि पैसे आप मुझे आज नहीं दे रहे हो, पैसे आप मुझे 3 साल के बाद दोगे, देखा जाए तो मैं आपको उधार पे दे रहा हूं, तो मैं लोन दे रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको लोन दे रहा हूं मतलब। तो अगर मान लो आप मुझे 3 साल के बाद 50,000 रुपए दोगे मेरी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके अंदर आप सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं आप मुझे इंटरेस्ट भी दोगे, जो लोन का जो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है वो भी दोगे। तो मुझे सेपरेट करना होगा, मुझे देखना होगा कि मेरा गुड्स एंड सर्विसेज का कितना पैसा है, इंटरेस्ट का कितना पैसा है। तो अगर मुझे पता चला कि हाँ फाइनेंसिंग कंपोनेंट उसमें से निकाल दूं तो 50,000 रुपए नहीं 40,000 रुपए ही है, तो 40,000 रुपए ही ट्रांजेक्शन प्राइस का हिस्सा होगा, बाकी 10,000 रुपए ट्रांजेक्शन प्राइस का हिस्सा नहीं है, वो रेवेन्यू में नहीं जाएगा, वो तो इंटरेस्ट इनकम में जाएगा मेरा। डन, मुझे ये समझ में है। अब कितनी बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए मेरे आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज 3 साल के बाद दे पाऊंगा, क्योंकि लंबा चौड़ा काम है, कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम है, मैं आपको 3 साल के बाद गुड्स एंड सर्विसेज दे पाऊंगा। बट आपने मुझे पैसे आज ही दे दिए एडवांस में, और मैंने ये स्कीम भी रख दिया कि चल ठीक है, ऐसे तो तुझे 50,000 रुपीज देना पड़ेगा 3 इयर्स के बाद, पर तू मुझे आज ही दे रहा है तो मैं तेरे से कम लूंगा, 40,000 रुपीज लूंगा। तो इस बार देखा जाए तो आप मुझे लोन दे रहे हो, आप मुझे पहले ही पैसे दे रहे हो, जबकि मुझे आपसे 3 साल के बाद मिलना चाहिए, आप मुझे पहले पैसे दे रहे हो। तो अगर आप मुझे पहले पैसे दे रहे हो मतलब आप मुझे लोन दे रहे हो देखा जाए तो 3 साल के लिए, तो यहां पर 40,000 मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस नहीं होगा, मैं उस 40,000 में देखा जाए तो ये तो एडवांस अमाउंट है बोल के 40,000 में ट्रांजेक्शन प्राइस पकड़ रहा हूं। अब इसमें मैं 3 साल का इंटरेस्ट ऐड करके मैं उस डेट पे पहुंचूंगा, उस टाइम पे पहुंचूंगा जहां पर मैं अल्टीमेटली आपको गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर करूंगा, तो उस डेट का अमाउंट रेवेन्यू होगा। तो जैसे कि अगर मैंने कहा था ना फ्यूचर में पैसा दोगे, तो मैं प्रेजेंट वैल्यू में आऊंगा, जिस दिन मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूं उस दिन का मैं अमाउंट को रेवेन्यू मानूंगा। और अगर आज या मुझे पैसे दे रहे हो पर फ्यूचर में मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा, तो फ्यूचर की जगह पे पहुंचूंगा और उस दिन का वैल्यू मेरा रेवेन्यू अमाउंट होगा। और बाकी ये चीज तो आपको समझ में आएगा जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे, जो कि ऑडियो में पॉसिबल नहीं, पर मैंने आपको एकदम अच्छे से यहां पर समझा दिया। अब इसके अलावा कुछ ओवर राइडिंग प्रोविजन है जहां पर हम सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानते। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तो ये है कि कितने बार हम अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम आपसे पहले ही पैसा ले लेते हैं। जैसे आप देखना जो हम वारंटी होती है तो उसके अंदर एक्सटेंशन वारंटी होती है, तो कंपनी क्या बोलती है कि आप अपनी गाड़ी को एक्सटेंड करवा सकते हो। जैसे एश्योरेंस वारंटी उसके अंदर 1 साल की है एंड कंपनी ने बोला आप उससे फर्दर 2 साल के लिए वारंटी एक्सटेंड करा सकते हो, या आईफोन वगैरह में भी देख सकते हो आप एक्सटेंशन करा सकते हो। पर कंपनी की ये कहना रहता है कि आपको आज ही कराना पड़ेगा, आप आज ही पैसा देना पड़ेगा, बाद में नहीं मिलेगा। तो कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसको पता है बाद में तो उसका फोन गाड़ी पुराना हो जाएगा, इसको इतना मोह माया रहेगा नहीं, प्यार मोहब्बत रहेगा नहीं, और बाद में ये एक्सटेंशन कराएगा नहीं। तो इसलिए वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, आज ही वो आपसे पैसे ले लेते हैं, है ना, जबकि वो उसका सर्विस तो फ्यूचर में देंगे। तो उसके अंदर फाइनेंसिंग कंपोनेंट हम नहीं कहेंगे कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। और कितने बार ऐसा होता है, हमें लगता है यार ये कस्टमर साला चोर है, ये बाद में पैसा उसा देगा नहीं, भाग जाएगा, हमसे काम करवा लेगा, तो हमें भरोसा नहीं आ रहा है, तो हम कस्टमर से एडवांस में पैसा ले लेते हैं। तो कितने बार अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप एडवांस में पैसा ले रहे हो और नॉर्मली आप ऐसा जानबूझ के करो ताकि आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके, तो उसमें हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को बीच में नहीं घुसाएंगे। और कहीं कहीं सेल बेस्ड रॉयल्टी होता है, हमने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज दिए, हम बोल रहे पैसे आप हमें फिक्स
कुछ मत दो, आप जैसे जैसे सेल करोगे उसका रॉयल्टी देना मैं, तो वो तो फ्यूचर में डिसाइड होगा, फ्यूचर में दिया जाएगा, तो उसमें भी हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं मानेंगे। और कभी कभी तो क्या होता है, कस्टमर अपने मन से ही एडवांस में पैसे देते हैं। मान लो आपने मुझसे कहा कि आप मेरे से 2 साल के बाद पढ़ोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मैंने बोला ठीक है 2 साल के बाद पढ़ लेना, 2 साल के बाद पैसे दे देना। आपने बोला नहीं 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 अभी रख लो, आप अपने डिस्क्रिप्शन से आपने मुझे पैसे दे दिए। तो कस्टमर अगर अपने डिस्क्रिप्शन से मुझे एडवांस में पैसा दे देगा, मेरी क्या गलती है? मैं तो बाद में भी उतने पैसे लेता, आज भी उतने पैसे ले रहा हूं, उसमें कोई मैं उसको स्कोप में कोई उसको कैश डिस्काउंट वगैरह दे नहीं रहा। तो अगर कस्टमर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दे तो फिर उसमें भी हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं हम कहेंगे। और इसका एक और एग्जांपल है प्रीपेड रिचार्ज कार्ड वगैरह। रिचार्ज कार्ड आपने पहले ही खरीद लिया, आप यूज उसे बाद में करोगे। तो आप ये समझो जेन्युइन मैटर में, जहां पर रियल में दिख रहा है कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, जहां पर ये दिख रहा है कि आज अगर हम पैसे एडवांस में दे देंगे तो हमारा पैसा कम लगेगा, या फ्यूचर में देंगे तो ज्यादा देना पड़ रहा है, तो जेन्युइनिटी चेक करना। अगर जेन्युइनली वहां पर फाइनेंसिंग कंपोनेंट है तो ही हम उसको हटाएंगे, अदरवाइज हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को नहीं हटाते हम, इसलिए कुछ कुछ ओवर एडिंग प्रोविजन दिया गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मान लीजिए आपका सर्विस ट्रांसफर करना और पेमेंट आने में 1 साल या उससे कम का टाइम है, तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको अलाउ करता है इंडेक्स 115, जहां पर आप चॉइस लेके फाइनेंसिंग कंपोनेंट को इग्नोर कर सकते हो। अगर टाइम बिटवीन जो है सर्विस देना, गुड्स एंड सर्विसेज देना और पेमेंट में 1 साल से ज्यादा का गैप नहीं है, तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब स्टेप 3 भी खत्म होने वाला है, जिसके अंदर मुझे नॉन कैश कंसीडरेशन समझाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इसका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नॉन कैश कंसीडरेशन का मतलब क्या? मान लो मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूं, बदले में आपने मुझे क्या कहा कि आप मुझे 50,000 रुपीज कैश दोगे और साथ साथ आप बदले में मुझे 25 शेयर्स दोगे। मुझे तो शेयर्स देना थोड़े ना पैसा, ये तो शेयर्स नॉन कैश हो गया। तो 25 शेयर्स आप मुझे बदले में दोगे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में ट्रांजैक्शन प्राइस क्या मानूंगा? 50,000 रुपीज तो ट्रांजैक्शन प्राइस हो गई, साथ साथ 25 शेयर्स दोगे। मान लो एक शेयर का दाम है 1000 रुपया, तो 25 शेयर्स का दाम कितना हुआ? 25,000। तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में मुझे पता चला ट्रांजैक्शन प्राइस कितना? 50,000 कैश और 25,000 रुपीज आपका शेयर्स का फेयर वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में। तो 75,000 रुपीज जो है मैं उसका ट्रांजैक्शन प्राइस मानूंगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुझे अब नॉन कैश कंसीडरेशन दे रहे हो, है ना, उसका फेयर वैल्यू स्टैंड एलोन प्राइस डिटर्मिनेबल नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूं? मान लो आप मुझे कोई शेयर्स दे रहे हो, पर वो शेयर्स एक्टिवली ट्रेडेड नहीं है मार्केट में, उसका मैं फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। 50,000 तो मुझे कैश दे रहे हो, पर शेयर्स का वैल्यू मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा। अब मैं देखूंगा तब कि मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूं उसकी क्या फेयर वैल्यू है, गिवन अप की क्या फेयर वैल्यू यहां पर। तो मुझे दिखा गुड्स एंड सर्विसेज जो मैं दे रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू 70,000 है, तो मैं तब मैं मानूंगा 50,000 का आप कैश दे रहे हो, 20,000 शेयर्स का वैल्यू मैं मान लूंगा। यानी यहाँ पर इंडेक्स 16 का उल्टा है। यहाँ पर हम पहले जो कंसीडरेशन रिसीव्ड होगा उसका फेयर वैल्यू देखते हैं नॉन कैश में, और अगर वो डिटर्मिनेबल नहीं तो गिवन अप, जो हम कंसीडरेशन जो हम गुड्स एंड सर्विसेज गिवन अप करें उसका हम फेयर वैल्यू देखते हैं, है ना। यहाँ पर उल्टा हो रहा है आपका ये, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की एक बात मैं बता देता हूं आपको मैं। अब देखो शेयर्स स्टार्टिंग में मैंने ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन कर लिया कि 50,000 रुपये आप मुझे कैश दोगे, और शेयर्स मान लो आप मुझे जो दोगे उसका फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल है 1000 रुपीज करके, जो फर्स्ट केस समझाया था उस हिसाब से 25,000 शेयर्स की वैल्यू है, तो 75,000 रुपीज मैंने ट्रांजेक्शन प्राइस माना। अब बाद में शेयर्स का दाम बढ़ के 1000 की जगह 1500 रुपए हो गए, तो वो तो शेयर्स के फॉर्म की वजह से बढ़ा है ना, तो उसका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है, वो शेयर्स के फॉर्म की वजह से बढ़ा है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज से उसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसको ट्रांजैक्शन प्राइस का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन के बाद नॉन कैश कंसीडरेशन का फेयर वैल्यू बदल रहा है बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्म, है ना, उसके फॉर्म की वजह से, क्योंकि शेयर है, शेयर का दाम तो बदलते रहेगा, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप मुझे शेयर्स 25 शेयर्स, आपने बोला कि 25 शेयर्स आप मुझे दोगे, लेकिन आपने साथ में स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि कल को अगर मैं काम अच्छा करूं तो आप मुझे 30 शेयर्स दोगे, तो ये तो वेरिएबल कंसीडरेशन है। और ये तो वेरिएबल कंसीडरेशन, तो अगर मुझे बाद में लगता मैं 30 शेयर के लिए एलिजिबल हूं तो मैं 25 शेयर की जगह 30 शेयर कंसीडर करूंगा, लेकिन जो उस 30 शेयर का वैल्यू होगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन वाला जो 1000 रुपया वही मुझे लेना पड़ेगा, मैं बाद में बदला हुआ 1500 रुपया नहीं ले सकता। तो बस आपको ये समझना है कि नॉन कैश कंसीडरेशन यानी शेयर्स एसेट कुछ आप मुझे दे रहे हो, उसका फेयर वैल्यू बाद में बदल जाएगा, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इसके अलावा कस्टमर, देखो कितनी बार यहां पर एक और पॉइंट है, ये कस्टमर प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैं आपको समझाऊंगा, पर मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। पहले कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर आपको मैं समझाते हुए यहाँ पर, क्योंकि 4 मेन पॉइंट मुझे आपको समझाना था, तो ये पॉइंट समझा के मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा दूंगा। कंसीडरेशन पेबल टू ए कस्टमर क्या कहता है? यहां पर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया, आप मुझे 50,000 रुपया दोगे। अब मैं किसी ना किसी बहाने से मैं आपको मान लो 2,000 रुपया दे रहा हूं,
स्लॉटिंग फी के बहाने से कि आप अपने दुकान में वहां पर डिस्प्ले करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को, या एडवर्टाइजमेंट करोगे, या आपका घाटा लगे, किसी भी बहाने से मैं आपको 2000 रुपए दे रहा हूं, तो देखा जाए तो नेट पे मुझे 50,000 मिल रहा है क्या? नहीं, मुझे तो 48,000 मिल रहा है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस 48,000 ही होगा, क्योंकि कितनी बार एंटिटी धोखाधड़ी करने के लिए ऐसा करता है ना, वो रेवेन्यू को इन्फ्लेट करने के लिए। तो नेट जो मुझे पैसा मिलेगा वही ट्रांजैक्शन प्राइस होगा। अब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा हूं, 50,000 रुपए आपसे मैं लूंगा, और आप भी मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो 5,000 रुपए का, और 5,000 रुपए का मैं आपको पैसा दे रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अलग से, वो तो अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जहां पर आप भी मुझे गुड्स एंड सर्विसेज 5,000 का दे रहे हो, मैं आपको 5,000 रुपीज दे रहा हूं, और वही उसके स्टैंड अलोन प्राइस है। पर सोचो, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा, आप मुझे 50,000 रुपए दोगे एक कॉन्ट्रैक्ट में। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में आप मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दोगे जिसकी फेयर वैल्यू 5,000 रुपए है, पर मैं आपको दे रहा हूं 8,000 रुपीज। तो देखा जाए तो 3,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना, तो ये जो 3,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूं, ये मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस जो इनिशियल पहला कॉन्ट्रैक्ट जो 50,000 रुपए का था उससे माइनस होगा, मैं मानूंगा 47,000 ही मुझे नेट मिल रहा है देखा जाए तो ये चीज था कंसीडरेशन पेबल टू ए कस्टमर में। आई थिंक मैंने आपको स्टेप 3 भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया यहां पर। अब देखो स्टेप 3 में मैंने इसलिए आपको कहा था चार मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा था, जो मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। डेट इज मैं फिर से आपको बता देता हूं, वेरिएबल कंसीडरेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया यहां पर। दूसरा सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट भी मैंने समझा दिया, जिसके अंदर 3 अलग अलग ओवरहेडिंग प्रोविजन थे। नॉन कैश कंसीडरेशन भी समझा दिया, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम उसका फॉर्म की वजह से चेंज होने से हम इंक्लूड नहीं करते, और कंसीडरेशन पेबल टू ए कस्टमर भी मैंने आपको समझा दिया। अब स्टेप 4 में हम पहुंचते हैं, स्टेप 5 में पहुंचते हैं, उसके बाद इस स्टेप 3 के 2-3 जो पॉइंट थे वारंटी वाले, वो लास्ट में फिर मैं आपको समझा दूंगा। चलो पहले हम फ्लो को नहीं तोड़ते। तो स्टेप 4 के अंदर अब हम क्या करेंगे, जो ट्रांजैक्शन प्राइस हमने डिटरमाइन किया है स्टेप 3 में, उसको हम एलोकेट करेंगे ना, तो अलग अलग टू सेपरेट अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में हम उसको एलोकेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब मान लो 3 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मैंने आइडेंटिफाई किया स्टेप 2 में, जैसे लिफ्ट हो गया है ना, इंस्टॉलेशन हो गया लिफ्ट का, और मेंटेनेंस सर्विसेज हो गया। तो मैं क्या करूंगा, उनके जो ऑब्जर्वेबल प्राइस है, जो उनका ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन मार्केट प्राइस होगा, उस पे मैं एलोकेट कर दूंगा, बात खत्म है ना। लेकिन कभी कभी ऑब्जर्वेबल स्टैंड अलोन प्राइस अवेलेबल नहीं रहता, तो मैं क्या करूंगा, तब यहां पर सुटेबल मेथड्स आपको स्टैंडर्ड ने दिया हुआ है। 3 अलग अलग मेथड है। एक तो एडजस्टेड मार्केट असेसमेंट अप्रोच, ये एक मेथड है जहां पर हम जो हमारे कंपटीटर है उसका प्राइस देखते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि मार्केट में कस्टमर कितना हमें पैसा दे देगा, उस हिसाब से हम उसका स्टैंड अलोन प्राइस डिटरमाइन करते हैं। दूसरा एक और मेथड है, हम ये देखते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है जो हम दे रहे हैं, अलग अलग पीओ, अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हम देखते हैं उसका कॉस्ट प्लस मार्जिन अप्रोच लगाते हैं। हम देखते हैं हमारा बनने का कितना खर्चा लगा, और उसमें एप्रोप्रिएट मार्जिन लगा के उसका स्टैंड अलोन प्राइस हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तीसरा है रेसिडुअल अप्रोच। रेसिडुअल अप्रोच यूजुअली ये अवॉइडेबल रहता है, हम इसे अवॉइड नहीं करते, हम इसे कभी कभी यूज करते हैं, और इसे अब यूज तभी करोगे पता है कब, जब मान लो इसका एस्टैब्लिश प्राइस नहीं है, मतलब कोई ऐसा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कोई ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज आप ट्रांसफर कर रहे हो जिसका एस्टैब्लिश प्राइस नहीं है, और वो प्रीवियसली स्टैंड अलोन बेसिस में कभी बिका ही नहीं है, और अगर बिका भी तो अलग अलग ब्रॉड रेंज ऑफ अमाउंट में बिकता है, कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 10,000 में बिकता है, तो उसके स्टैंड अलोन प्राइस डिटर्मिनेबल नहीं हो रही, तब आप रेसिडुअल अप्रोच लगाओगे। और इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन 54, 55 आप देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऑडियो में तो पॉसिबल नहीं है ये चीज, और ये चीज आप इस तरीके से करोगे। बस अब एक चीज का ध्यान में रखना, जो वेरिएबल कंसीडरेशन होता है और जो डिस्काउंट होता है, वो कभी भी हम स्टैंड अलोन प्राइस में हम एलोकेट के उस बेसिस में एलोकेट नहीं करते। जैसे मैंने कहा ना, ट्रांजैक्शन प्राइस को आप एलोकेट करोगे, हर अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में प्रो राटा आप एलोकेट करोगे, पर वेरिएबल कंसीडरेशन को ऐसा नहीं कर सकते। इसका मैं एग्जांपल भी दे रहा हूं। मान लो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि मैं आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूंगा और मेंटेनेंस करके दूंगा, ठीक है, 2 अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्शन प्लस मेंटेनेंस। अब आपने मुझे बोला है कि आप मुझे वेरिएबल कंसीडरेशन दोगे, आप मुझे बोनस दोगे अगर मैं टाइमली कंस्ट्रक्ट कर लूं तो अब देखो ये वेरिएबल कंसीडरेशन जो, ये तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ये आपका मेंटेनेंस से तो रिलेटेड है नहीं। तो मेंटेनेंस में क्यों प्रो राटा एलोकेट करूंगा मैं, मेंटेनेंस में एलोकेट नहीं करूंगा मैं। और डिस्काउंट की भी बात अगर आई कि कुछ डिस्काउंट भी होगा, तो जिस प्रोडक्ट में डिस्काउंट दिया जा रहा है उसी से रिलेटेड आप एलोकेट करोगे, दूसरे में नहीं करोगे। ये भी इलस्ट्रेशन 54, 55 में डिस्काउंट का मामला आप जब करोगे तो आपको इलस्ट्रेशन 54, 55 में समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट और आपका वेरिएबल कंसीडरेशन ये प्रोपोर्शनेटली कभी भी स्टैंड अलोन प्राइस के हिसाब से एलोकेट नहीं होते।
अब जैसे मैंने कहा था कि ट्रांजैक्शन प्राइस आपको याद है बदल सकता है। स्टेप 3 में हमने कहा था कि आप एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड आप ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमाइन करते हो और वेरिएबल कंसीडरेशन का जो एस्टिमेशन है वो बदल जाएगा, तो ट्रांजैक्शन प्राइस आपका बदल भी सकता है। तो अगर ट्रांजैक्शन प्राइस बदलेगा तो आपको फिर से एलोकेट करना पड़ेगा ना। जैसे कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में तो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट कर दिया, तो अलग अलग टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आपने एलोकेट कर दिया ट्रांजैक्शन प्राइस को, है ना, अलग अलग पीओ में। अब बाद में ट्रांजैक्शन प्राइस बदलेगा तो फिर से अलग अलग पीओ में आपको एलोकेट करना पड़ेगा नया ट्रांजैक्शन प्राइस को। तो ये ध्यान में रखना, जब आप बाद में चेंज होगा जब ट्रांजैक्शन प्राइस, तो जब आप पीओ में एलोकेट करोगे ना, तो पीओ का स्टैंड अलोन जो प्राइस आप लोगे वो इंसेप्शन डेट वाला लोगे, बाद में चेंज हुआ नहीं लोगे। ये आप ध्यान में रखना। मैंने जो यूट्यूब में आपको करवाया था वहां पर मैंने एग्जांपल भी लिया था। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपने मुझे कहा कि आप मुझे 1,50,000 फिक्स दोगे और 50,000 वेरिएबल भी दोगे। तो मैंने स्टार्टिंग में मुझे लगा वेरिएबल मुझे मिलेगा नहीं, तो मैंने सिर्फ 1,50,000 को ही ट्रांजेक्शन प्राइस माना। और मैंने सॉफ्टवेयर है मेरा पीओ, इंस्टॉलेशन मेरा पीओ है, सपोर्ट मेरा पीओ है, तो उसके स्टैंड अलोन प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन है उसमें मैंने एलोकेट कर दिया। अब नेक्स्ट ईयर एंड तक अभी तक काम चालू है, प्रोग्रेस में है, लेकिन ट्रांजैक्शन प्राइस अब मेरा बदल रहा है क्योंकि मुझे लगता है मैं वेरिएबल कंसीडरेशन के लिए एलिजिबल हूं। तो अब मैं 1,50,000 फिक्स्ड प्लस 50,000 वेरिएबल को भी इंक्लूड कर रहा हूं, तो मैं 2 लाख रुपीस को एलोकेट करूंगा अलग अलग पीओ में, है ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन टेक्निकल सपोर्ट में। तो वो जब मैं करूंगा तो मैं आज की रेट का स्टैंड अलोन प्राइस नहीं लूंगा करंट वाला, मैं इंसेप्शन डेट वाला जो स्टैंड अलोन प्राइस पहले से मेरा था वही मैं लूंगा। इसका लॉजिक में मैंने डिटेल रिवीजन वीडियो में समझाया था। तो यानी स्टेप 4 में ज्यादा कुछ था नहीं, आपको एलोकेट करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को, बस ध्यान रखना है वेरिएबल कंसीडरेशन और डिस्काउंट में प्रोपोर्शनेटली एलोकेट नहीं होता है। और दूसरी चीज, जब आपका ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज होगा तो ऐसे सिचुएशन में आप ट्रांजैक्शन प्राइस चेंज को तो लोगे, लेकिन उसे आप एलोकेट करोगे जो स्टैंड अलोन प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन डेट में थे उसके बेसिस में आप एलोकेट करोगे। डन। अब स्टेप 5 है जहां पर हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टेप 4 तक तो हम कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में काम कर लेते हैं। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, पीओ जब जैसे जैसे सेटिस्फाई होगा वैसे वैसे हम रेवेन्यू बुक करेंगे। तो पीओ कब सेटिस्फाई होगा, जब मैं गुड्स एंड सर्विसेज का कंट्रोल जो है, यानी जो एसेट है कस्टमर के लिए, तो वो एसेट ही होगा जो मेरे लिए गुड्स एंड सर्विसेज है, वो एसेट का कंट्रोल में कस्टमर को ट्रांसफर कर दूंगा। कंट्रोल कब ट्रांसफर माना जाता है, जब मान लीजिए कस्टमर के पास एबिलिटी आई है टू डायरेक्ट द यूज और वही सारा उसका मजा लेने वाला, बेनिफिट लेने वाला है और वो दूसरे को प्रिवेंट करेगा, तो उसका मतलब कंट्रोल होता है। तो जब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा तो हम रेवेन्यू दिखाना शुरू कर देंगे। तो अब उसमें अलग अलग पीओ है, तो अलग अलग पीओ का कंट्रोल क्या पता अलग अलग टाइम में आपका ट्रांसफर होगा। तो जब अलग अलग पीओ का अलग अलग टाइम में कंट्रोल जैसे जैसे ट्रांसफर होगा वैसे वैसे हम रेवेन्यू दिखाएंगे। अब इसमें मुद्दा एक और है। अब देखो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन में हमें एक और चीज डिटरमाइन करना होता है कि जो कंट्रोल हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक बार में इकट्ठा करेंगे एंड में, या फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्रोल जो है ना वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर होता है। उसके लिए भी 3 अलग अलग सिचुएशन है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर ये 3 सिचुएशन में से एक भी सिचुएशन मीट हो जाएगा तो मानना कंट्रोल ट्रांसफर होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और आपको याद होगा, आप तो अभी एकदम फटाफट रिवीजन करो, जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है ना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तब हम रेवेन्यू तोड़ तोड़ के दिखाते हैं, मतलब परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस में हम रेवेन्यू दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने 20% काम कंप्लीट कर लिया तो 20% में रेवेन्यू दिखा दूंगा। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, मैं मान लो फॉर एग्जांपल आप कस्टमर हो मेरे, आपका एक लैंड है और आपने मुझे कहा कि मैं उसमें बिल्डिंग खड़ा करके दूं। अब मान लो आपके लैंड में मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 5 तल्ले की बिल्डिंग खड़ी करके दूंगा, मैंने 1 तल्ला का बिल्डिंग बना दिया, तो उसका तो कंट्रोल आपको ट्रांसफर हो गया ना 1 तल्ला, और मेरे नजर में मैंने 20% काम खत्म कर दिए। तो पैसे आपने दिए नहीं दिए डजंट मैटर, अगर टोटल मुझे आपसे 50 लाख रुपीस मिलने हैं और ईयर एंड तक मैं देख रहा हूं कि मैंने 20% काम खत्म कर दिया है, तो मैं 20% रेवेन्यू बुक कर दूंगा। तो यहां पर मैं क्यों रेवेन्यू बुक कर पा रहा हूं, क्योंकि आपके लैंड में मैं काम कर रहा हूं और जैसे जैसे आपके लैंड में परफॉर्मेंस होगा वैसे वैसे आपका एसेट एनहांस या क्रिएट होते जा रहे हैं यहां पर। तो इसमें आप देखो दूसरा पॉइंट हमारे ये था, एसेट दैट द कस्टमर कंट्रोल इज क्रिएटेड और एनहांस एज द एंटिटी परफॉर्म। जैसे जैसे मैं परफॉर्म करूंगा आपका एसेट आप ही कंट्रोल करते हो, वो क्रिएट या एनहांस होते जाएगा। तो जब भी ऐसा होता है कि कस्टमर के लैंड में, कस्टमर के एसेट में हम अपना कुछ काम करें, जैसे आप देखना घर पे आके लोग डिजाइनिंग वगैरह करके जाते हैं, फर्नीचर वगैरह घर पे आके बना के देके जाते हैं, तो जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा वैसे वैसे हम रेवेन्यू दिखा सकते हैं तोड़ तोड़ के। दूसरा, सिक्योरिटी गार्ड सर्विस वगैरह के मामले में भी जैसे जैसे हम सिक्योरिटी गार्ड, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको 1 साल का सिक्योरिटी गार्ड सर्विस दूंगा। अब मैंने अगर आपको 2 महीने का सिक्योरिटी गार्ड का सर्विस दे दिया, आपने कंज्यूम कर लिया,
तो मैं 2 महीने का रेवेन्यू दिखा सकता हूं तोड़ तोड़ के, मैं पूरा साल खत्म होने का वेट नहीं करूंगा। फिर कुछ कुछ मामले होते हैं जहां पर मिसाइल वगैरह का एग्जांपल ले रहा हूं, जिसका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है, मान लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिटेशन या प्रैक्टिकल लिमिटेशन हो, उसका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है। अगर उसका ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है और दूसरी चीज आपसे मुझे पैसा मिलेगा, कल को मान लो 30% मैंने काम खत्म कर दिया और 30% काम खत्म करने के बाद मुझे मेरे पैसे अगर आपने डिनाई कर दिया आगे, तो उसका ऑल्टरनेटिव यूज तो है नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा हुआ कि जितना मैं काम खत्म करूंगा उसका मेरा एप्रोप्रिएट मार्जिन के साथ अगर मुझे पैसा मिलेगा तो मैं रेवेन्यू वैसा सिचुएशन में भी तोड़ तोड़ के दिखा सकता हूं। तो बस ये ध्यान में रखिए, यहां पर 3 मामला, एक तो सिक्योरिटी गार्ड सर्विस का एग्जांपल ले लो, पेरोल सर्विस वगैरह का, एक कस्टमर के एसेट को ही हम एनहांस कर रहे हैं, और दूसरा कोई ऐसा एसेट जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है और मेरे पास अधिकार है राइट टू पेमेंट, जितना मैंने काम खत्म किया उतना तक का, यानी कॉस्ट इनकर प्लस मार्जिन। तो ये 3 सिचुएशन में हम मानेंगे कंट्रोल ट्रांसफर होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और हम रेवेन्यू तोड़ तोड़ के दिखा सकते हैं। पर इन तीनों सिचुएशन से कुछ बाहर अलग हट के तब हम बोलेंगे कि कंट्रोल आपका ओवर टाइम ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कंट्रोल एट ए पॉइंट इन टाइम ट्रांसफर हो रहा है, हम रेवेन्यू तोड़ तोड़ के नहीं दिखा सकते। अब मुद्दा ये कि अगर कंट्रोल आपका ट्रांसफर होगा ओवर टाइम तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 मेथड लगा सकते हो। मान लो जब आपका ये तभी होगा जब कंट्रोल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ट्रांसफर हो रहा है आपका, तो वहां पर आपका 2 मेथड लगता है। आप रेवेन्यू भी तोड़ तोड़ के दिखाओगे तो 2 मेथड से, एक तो इनपुट मेथड हो गया, एक आउटपुट मेथड हो गया। इनपुट मेथड ये कहता है कि मान लो मैंने 40 लाख रुपीस का, मान लो मुझे आप 50 लाख रुपीस ट्रांजेक्शन प्राइस दोगे और मुझे लगता है 40 लाख रुपीस मेरा कॉस्ट इनकर होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अगर 10 लाख रुपीस खर्चा कर दिया, इनपुट मेथड मतलब मैं देखूंगा कॉस्ट टोटल कितना लगेगा और मैंने खर्चा कितना कर दिया, तो 40 लाख रुपीस मेरा टोटल कॉस्ट लगेगा, मैंने 10 लाख रुपीस खर्चा कर दिया, मतलब 25% मैंने खर्चा कर दिया, तो मैं क्या करूंगा 25% मान लूंगा परफॉर्मेंस कंप्लीटेड। अब रेवेन्यू मुझे टोटल कितना मिलेगा, ट्रांजैक्शन प्राइस 50 लाख, 50 लाख का 25% कितना, 12,50,000 में रेवेन्यू दिखा दूंगा। ये है इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड में ऐसा होता है कि हम सर्वेयर वगैरह को बुलाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप, एक बिल्डिंग है, आप इस बिल्डिंग को देख के बताओ इस बिल्डिंग की टोटल फेयर वैल्यू क्या होगी जब ये पूरा बन जाएगा। तो सर्वेयर ने बोला कि इस बिल्डिंग की टोटल फेयर वैल्यू होगी 60 लाख रुपीस जब ये पूरा बन जाएगा। और सर्वेयर से हमने पूछा आज की डेट में ये बिल्डिंग कितनी की दिख रही है आपको, टिल डेट जो काम हुआ है, तो सर्वेयर ने बोला टिल डेट मुझे लग रहा है कि 12 लाख रुपए की इसकी फेयर वैल्यू है। तो 60 लाख टोटल बाद में फेयर वैल्यू होगी, टिल डेट 12 लाख की फेयर वैल्यू है, तो 12 लाख बाय 60 लाख, 12 लाख बाय 60 लाख, 20% काम कंप्लीट, तो 20% जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है उसका 20% हम रेवेन्यू दिखा देंगे। यानी हम इनपुट मेथड आउटपुट मेथड से परसेंटेज कंप्लीशन हम निकालेंगे और फिर जो भी हमारा ट्रांजेक्शन प्राइस होगा उस पर वो लगा के हम उतना रेवेन्यू दिखा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है जहां पर वो क्वेश्चन नंबर 65 है, जहां तक मुझे याद है, वो क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आएगा। एक कंसेप्ट है जहां पर मान लीजिए मैंने एलिवेटर आपके वहां पर पहुंचा दिया है, मैंने थर्ड पार्टी से सीधा खरीदा और आपको पहुंचा दिया है, तो अब टोटल आप मुझे 50 लाख रुपीस दोगे, मैंने 15 लाख का एलिवेटर खरीद के आपको पहुंचा दिया, तो वो थोड़े ना परसेंटेज कंप्लीशन में आना चाहिए। तो उतना हिस्सा हम क्या करते हैं, अलग से कॉस्ट जितना है उससे भी माइनस कर देते हैं, रेवेन्यू से भी हटा के उतना हम रेवेन्यू दिखा देते हैं। तो इलस्ट्रेशन 65 करोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो यहां तक मैंने स्टेप 5 पूरा आपको अच्छे से समझा दिया। इसके अलावा अब छोटे छोटे पॉइंट है, दैट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट का पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट मैं आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा रीपर्चेज एग्रीमेंट के अलावा बिल एंड होल्ड भी आपको समझाऊंगा मैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आपको समझाऊंगा। इस ऑडियो के अंदर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट में आपको नहीं समझाऊंगा। देखिए बिल एंड होल्ड का साफ मतलब ये होता है, मैं एंटिटी हूं, आप कस्टमर हो, आपने मुझे कहा है कि आपने मेरे से गुड्स खरीद लिया, डन है, गुड्स खरीद लिया आपने मेरे से, पर आपने गुड्स लेके नहीं जा रहे हो, आप उसका पोजीशन मेरे पास रख रहे हो। आपने कहा कि मैं अपने दुकान में रखूं एंड आप बाद में आके लेके जाओगे क्योंकि आपके पास रखने की जगह नहीं है। तो आपके रिक्वेस्ट में मैंने गुड्स अपने पास रखा है और वो गुड्स रेडी है फॉर ट्रांसफर, जब चाहो आप लेके जा सकते हो। और उसे मैं सेपरेटली आइडेंटिफाई भी कर पा रहा हूँ, सेपरेटली मैंने उसको साइड में रख दिया और उसका मैं ना यूज कर सकता हूँ ना मैं बेच सकता हूँ। तो अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे तो मैं मानूंगा कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। वो तो कस्टमर की रिक्वेस्ट की वजह से मैं रख के रखा हूं, तो मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। बट अब इसमें 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ गया, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज बेचना और दूसरा कस्टडियल सर्विस, क्योंकि मैं अपनी कस्टडी में रख रहा हूं ना, तो उसके भी तो पैसे मैं कुछ आपसे लूंगा 2-3 साल 4 साल के लिए जो भी रख रहा हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मुझे आपसे पैसे मिल रहे हैं, मान लो आपसे मुझे 50,000 रुपए मिल रहे हैं, मैं उसे 2 अलग अलग ये ट्रांजेक्शन प्राइसेस को एलोकेट करूंगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे और कस्टडियल सर्विसेज पे। तो उसके फेयर वैल्यू स्टैंड अलोन प्राइस में मैं एलोकेट करूंगा और उस हिसाब से मैं रेवेन्यू दिखा दूंगा मैं। बट अगर मान लीजिए सारे कंडीशन ट्रांसफर नहीं हो रहे तो हम मानेंगे कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा है और हम वेट करेंगे जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तब हम रेवेन्यू दिखाएंगे। तो इसमें एक नया कंसेप्ट है बिल्ड एंड होल्ड में, ध्यान रखना कस्टडियल सर्विस वाला। तो जब भी बिल्ड एंड होल्ड वाली बात आएगी तो कस्टडियल सर्विस को आप ध्यान में रखना।
अब आता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए विराट कोहली ने बड़ा सारा घर बनाया है और वो चाहते कि प्रतीक जगाती विराट कोहली के घर पे जाए और वहां पर जाके उसका पूरा इंटीरियर वगैरह सब कुछ करे। वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम कर ले विराट कोहली की वहां जाके। तो हमने सोचा कि चलो विराट कोहली से मीटिंग रखवाते हैं, तो कुछ ना कुछ कोशिश करके हमने मीटिंग रखवाया। हमने बहुत सारे लोगों को भेजा वहां पर, फ्लाइट वेट का खर्चा करवाया। तो ये अब देखो कॉन्ट्रैक्ट मिले या ना मिले ये खर्चा तो हमारा हो गई। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट नहीं कहते। मतलब आप समझ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को एक्वायर करने का खर्चा। मान लो मैंने एक एजेंट को पकड़ा, मैंने उसको बोला कि तू विराट कोहली से मेरा मीटिंग करा के डील को फाइनल करा दे। अगर डील फाइनल हो गया तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। तो ये आपका तभी लगेगा आपका जब मेरा डील फाइनल होगा। तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं, यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है टू ऑब्टेन ए कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं लगता अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो, है ना। तो इसलिए ये जनरली सेल्स कमीशन वगैरह ये कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट होता है। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट ये सेल्स कमीशन वगैरह मेरा हो जाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट करने का भी तो खर्चा लगेगा। अब वहां पर इंटीरियर वगैरह करने के लिए मैंने बहुत सारे हार्डवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर खरीदा, और भी बहुत सारा डिजाइन वगैरह करने के लिए मेरा कॉस्ट लगा, बहुत कुछ खर्चा लगा। तो मैं देखूंगा जो हार्डवेयर पीपीई का डेफिनेशन को मीट करता है उसको अंडर 16 के हिसाब से रिकॉर्ड कर दूंगा। जो सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट्स को मीट करता है उसको इंटेंजिबल एसेट्स के हिसाब से रिकॉर्ड कर दूंगा। अब बाकी भी तो खर्चे किए। अब मान लो उसको बनाने में 3-4 साल लगेगा हमारा, तो बाकी को भी हम क्या करेंगे, मैचिंग कंसेप्ट के लिए बाकी को हम क्या करेंगे, एसेट मान लेंगे एज पर इंडेक्स 115। इसका भी क्वेश्चन है छोटा सा सिंपल सा, वो आप देख लीजिएगा जरूर से, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। पर ध्यान रखिए कुछ कुछ जैसे ट्रेवलिंग खर्चा, है ना, हम कुछ कुछ ऐसे खर्चे करें जो कि लगना ही है, भले वो ऑफर मिले या ना मिले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्विजिशन कॉस्ट कभी भी नहीं होता है। अब मुझे बस आपको एक ही चीज सिखाना है, डेट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट, और इस पे आप ध्यान देना एकदम अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, रीपर्चेज एग्रीमेंट आपको मैं समझाता हूँ। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको एसेट बेचा है और मैंने आपके साथ या तो फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया, या मेरे पास कॉल ऑप्शन है, या मैंने आपको पुट ऑप्शन दे दिया है कि बाद में ये रीपर्चेज कर लूंगा मैं आपसे एसेट। तो मान लीजिए आज मैं आपको 50,000 में बेच रहा हूँ और मैंने आपके साथ रीपर्चेज करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, कॉल ऑप्शन कर लिया है कि मैं 56,000 में आपसे वापस से खरीद लूंगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एग्रीमेंट और कॉल ऑप्शन का अकाउंटिंग अलग होगा और पुट ऑप्शन का अकाउंटिंग सेम होगा। दोनों में हम अलग तरीके से सोचते हैं। तो पहले मैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट और कॉल ऑप्शन की बात करता हूं। अगर ये दोनों में से कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, आप ये देखोगे कि सेल प्राइस अगर मेरा 50,000 है और मैंने रीपर्चेज करने का वादा किया है उससे ज्यादा दाम में, या तो 50,000 या उससे ज्यादा प्राइस में रीपर्चेज करने का वादा किया है, तो इसे हम मानते हैं फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। और हम इसका अकाउंटिंग भी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट के हिसाब से करते हैं। तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, जो मैंने आपको 50,000 में आज बेचा है ना, मैं उसको सेल मानूंगा ही नहीं, मैं इसे लोन ट्रांजेक्शन मानूंगा और मैं दिखाऊंगा बैंक अकाउंट टू लोन 50,000 दिखाऊंगा। और जबकि मैं आपसे बाद में 56,000 में रीपर्चेज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बाकी 6,000 का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लोन दिखाऊंगा। और तब इंटरेस्ट एक्सपेंस लोन में चढ़ के 6,000, लास्ट में आपका लोन 56,000 का हो जाएगा। अब एंड में अगर मान लीजिए जो रीपर्चेज हुआ रियल में, है ना, तो लोन टू बैंक मैं आपको पैसे दे दूंगा 56,000 और लोन टू बैंक हो जाएगा, यानी सेल रीपर्चेज तो हुआ ही नहीं। देखा जाए तो हमने इसे लोन ट्रांजैक्शन मान के एंट्री किया। और अगर मान लो बाद में रीपर्चेज हुआ ही नहीं, है ना, आपके पास मेरे पास कॉल ऑप्शन था, मैंने एक्सरसाइज किया ही नहीं, रीपर्चेज हुआ ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट टू बैंक की जगह लोन टू रेवेन्यू दिखा देंगे। तो यानी स्टार्टिंग में यहां पर हम सेल मानते नहीं है, एंड में जब कंफर्म होगा तभी हम सेल मानेंगे यहां पर। अब एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए फॉरवर्ड एग्रीमेंट और कॉल ऑप्शन के मामले में एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपको 50,000 में बेचा है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपसे 35,000 में वापस खरीदूंगा। तो इस बार बेच रहे 50,000 में और खरीदेंगे कम दाम में, ज्यादा या इक्वल में होता तब तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट मानता, जबकि कम दाम में खरीद रहा हूं तो मतलब मैं ये समझूंगा मैं आपको कुछ पीरियड के लिए यूज करने को दे रहा हूं, यानी लीज एग्रीमेंट हुआ हमारे बीच में, क्योंकि 50,000 में बेच रहा हूं, बाद में 35,000 में खरीदूंगा। यानी देखा जाए तो 15,000 मुझे पैसे मिल रहे हैं और वो आपको एसेट यूज में देने का पैसा मिल रहा है, मैं लीज ट्रांजेक्शन मानूंगा इसे। और इंड एस 116 के हिसाब से लीज अकाउंटिंग किया जाएगा इसमें। तो लीज अकाउंटिंग कैसे किया जाएगा, तो यहां पर हम, जैसे मुझे आपसे 50,000 शुरुआत में मिला है, मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा 50,000, बाद में तो मुझे आपको रीपर्चेज करने पर 35,000 ही देना पड़ेगा। तो टू सिक्योरिटी डिपॉजिट में मानूंगा 35,000, क्योंकि बाद में मुझे आपको लौटाना पड़ेगा। और बाकी 15,000 मेरा लीज इनकम है, पर ये लीज इनकम ओवर द पीरियड दिखाया जाएगा। तो अभी मैं मान लूंगा लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 15,000 दिखा दूंगा। फिर ओवर द लीज रेंट जो रहेगा, ओवर द लीज पीरियड,
ये जो लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है इसको डेबिट करके हम टू लीज इनकम एंट्री दिखाएंगे। यानी आगे जाके ओवर द लीज टर्म क्या होगा, लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जो मैंने पहले क्रेडिट किया था उसको मैं डेबिट करूंगा और टू लीज इनकम दिखाऊंगा मैं। और अब क्या होगा, अब लास्ट में बचा लीज रेंट रिसीव्ड इन एडवांस तो लीज इनकम में ट्रांसफर हो जाएगा। अब बचेगा क्या, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपका, है ना। तो अब यार एंड में जाके, एंड में दो चीज होगा, एंड में जाके या तो रियल में रीपरचेस होगा या नहीं होगा। अगर रियल में रीपरचेस हुआ तो मतलब आपको पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बैंक 35,000 लौटा दूंगा आपको मैं। और अगर मान लीजिए नहीं हुआ तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दूंगा, बात खत्म। तो ये एंट्री होगा। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी आपका प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट अगर लगाना तो आप लगाओगे, जो मैंने डिटेल क्लास में समझाया है, ठीक है। तो चलो ये वाला पार्ट मैंने आपको पूरा समझा दिया। जहां पर फॉरवर्ड एग्रीमेंट और कॉल ऑप्शन होगा तो क्या होगा मैंने समझा दिया आपको। अब अगर मान लीजिए पुट ऑप्शन हुआ तो क्या करोगे। पुट ऑप्शन में भी देखिए अकाउंटिंग तो वही होगा, लेकिन आपको पहले चेक करना होता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव। वो कैसे पता चलेगा, हम ये देखेंगे, मान लो मैंने 50,000 में आज बेचा है, मैं खरीदूंगा आपसे 56,000 में, लेकिन मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू तब 52,000 रहेगा, तो आपका तो फायदा होगा ना। 52,000 मार्केट वैल्यू होगा, आप मुझे 56,000 में बेचोगे, तो डेट मीन्स पूरा चांस है कि आप मुझे बेचोगे, ये पूरा चांस है कि पुटबैक होगा। तो अगर पूरा चांस है कि पुटबैक होगा तो मानेंगे कंट्रोल ट्रांसफर हो ही नहीं रहे, है ना, क्योंकि और कंट्रोल ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, हम ये मानेंगे। और ऐसे सिचुएशन में हम वही एंट्री करेंगे। हम चेक करेंगे कि अगर ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है ना, जब सेल प्राइस से ज्यादा रीपरचेस प्राइस है तब उसका फाइनेंसिंग वाला एंट्री जो मैंने बताया था वैसे करेंगे। अगर ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट नहीं है तो लीज वाला एंट्री करेंगे। तो उसके लिए बस पुट ऑप्शन में हमें एंट्री सब वही होने वाला है, बस हमें चेक करना होता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव है क्या, और वो पता चलेगा एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू से ज्यादा रीपरचेस प्राइस हुआ तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव है। अब बोलोगे सर अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है तो, अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है तो डेट मींस ये कब होगा, जब मार्केट वैल्यू से कम रीपरचेस प्राइस होगा। मान लीजिए रीपरचेस प्राइस 56,000 है और मार्केट वैल्यू तब 60,000 रहेगा, तो आप थोड़ी ना गधे हो जो मुझे आप बेचोगे, आप तो मार्केट में बेचोगे ना, तो मतलब बेचने का चांस खत्म है, मतलब लगभग खत्म है। तो हम इसे मानेंगे कि हम कंट्रोल ट्रांसफर कर देना एज्यूम कर लेंगे और सेल विद राइट टू रिटर्न का कंसेप्ट हम लगाएंगे, जो कि आगे मैं आपको समझा भी दूंगा सेल विद राइट टू रिटर्न में कैसे एंट्री होता है। तो इसको हम सेल विद राइट टू रिटर्न समझेंगे और उसके हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे हम यहाँ पर। तो रीपरचेज एग्रीमेंट में बस ये देखना है, पुट ऑप्शन में दो चीज हो सकता है, अगर इकोनॉमिक इंसेंटिव है सिग्निफिकेंट तब तो फाइनेंसिंग अरेंजमेंट या लीज का एंट्री होगा, अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंसेंटिव नहीं है तो हम इसे मानेंगे क्या, सेल विद राइट टू रिटर्न, और उसके हिसाब से हम एंट्री करेंगे। चलो ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब इसके बाद बचा क्या है, बस वही दो चीज जो मैंने आपको बताया था, एक तो सेल विद राइट टू रिटर्न का कंसेप्ट समझाना मुझे, एक वारंटी कॉस्ट का कंसेप्ट समझाना है। तो यहाँ पर सेल विद राइट टू रिटर्न में आप समझ लीजिए, आपको ये देखना है कि कहीं ये कंसाइनमेंट अरेंजमेंट वाला खेल तो नहीं है। कंसाइनमेंट अरेंजमेंट वाला खेल होगा तब तुम मानेंगे कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, हम एंट्री हम है ना रेवेन्यू मानेंगे नहीं, हम कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है। और कंसाइनमेंट अरेंजमेंट में हम क्या चेक करते थे, वहां पर हम देखते थे कि इंडिकेटर था उसका, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ है, और हम जब चाहे डीलर को बोल देंगे तुम मेरा माल मुझे वापस दे, या तुम दूसरे डीलर को पहुंचा, है ना, और उसका डीलर का कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता पेमेंट करने का जब तक उसने कस्टमर को नहीं बेच दिया है, तो वो कंसाइनमेंट अरेंजमेंट का मामला। अगर सेल विद राइट टू रिटर्न में कंसाइनमेंट अरेंजमेंट का मामला नहीं, जैसे मिंत्रा वगैरह में होता है, जहां पर मान लीजिए मैंने आपको 1000 प्रोडक्ट बेच दिया है और मैंने आपको 1 महीने का टाइम पीरियड दिया, आप उसमें रिटर्न कर सकते हो, और मेरा पास डेटा से मुझे लगता है कि 970 प्रोडक्ट आप रिटर्न नहीं करोगे, 30 प्रोडक्ट ही मैक्सिमम रिटर्न होगा। तो मैं क्या करूंगा, 970 प्रोडक्ट का रेवेन्यू दिखा दूंगा। मेरे बैंक में तो पैसे 1000 प्रोडक्ट के आएंगे, लेकिन मैं 970 प्रोडक्ट का रेवेन्यू दिखाऊंगा। बाकी 30 प्रोडक्ट जो है, बाकी 30 प्रोडक्ट का मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दिखा दूंगा। अब मेरा जो इन्वेंट्री है वो तो पूरा का पूरा 1000 प्रोडक्ट का इन्वेंट्री मेरा क्रेडिट हो जाएगा। मैं सीओजीएस में लेकिन 970 प्रोडक्ट ही ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि रेवेन्यू भी उतने का दिखाया है। तो बाकी 30 प्रोडक्ट का मैंने आपको समझाया था, हम एसेट बना देते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका जो भी है ना सेलिंग प्राइस 50 रुपीज है और कॉस्ट प्राइस इसका 30 रुपीज है, तो इन्वेंट्री 30 इंटू आपका 30,000 आपका इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन सीओजीएस में 970 इंटू 30 ही हम ट्रांसफर करेंगे। बाकी जो 30 प्रोडक्ट है वो हम मानेंगे हमारा एसेट है, तो 30 इंटू 30 9 रेट का हम एसेट दिखा देते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन भी वो आपने जरूर गो थ्रू कर लिया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दिखाते, 30 प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस हमें मिला है 30 प्रोडक्ट का 50 रुपीज करके 15 रेट का कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होगा हमारा। रेवेन्यू हम 970 प्रोडक्ट का ही दिखाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके अलावा एसेट आप 30 प्रोडक्ट का क्रिएट करोगे। इसके अलावा एक रीस्टॉकिंग फी का भी कंसेप्ट है, जहां पर मैंने आपको बोला कि चलो आपसे 50 रुपीज ले रहा हूं, पर बाद में मैं 2 रुपया काट लूंगा अगर आप रिटर्न करोगे तो ऐसा सिचुएशन में मुझे तो आपको 48 रुपीज करके ही लौटाना पड़ेगा।
तो हम फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 50 रुपीज करके नहीं दिखाएंगे, 48 रुपीज करके कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी दिखाएंगे पर यूनिट का। और रेवेन्यू भी फिर हम जो रिमेनिंग 30 प्रोडक्ट है उसमें जबकि हमें 2 रुपए लौटाना नहीं पड़ेगा क्योंकि रीस्टॉकिंग फी का नाम का काट लेंगे, तो रेवेन्यू भी 30 × 2 करके आपका 60 रुपीज से रेवेन्यू भी हमारा बढ़ जाएगा। यानी 60 रुपीज से रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमारा 60 रुपीज से घट जाएगा। ये पूरा आपने अगर रिवीजन वीडियो पूरा डिटेल में यूट्यूब में देखा हुआ तब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ सारी चीजें। चलो ये समझा दिया। अब बचता है वारंटी। तो वारंटी के अंदर 2 प्रकार की वारंटी होती है, एक एश्योरेंस वारंटी होती है, एक आपका सर्विस टाइप वारंटी होती है। एश्योरेंस वारंटी इनबिल्ड वारंटी होती है, उसको हम है ना सेपरेट पीओ नहीं मानते, लेकिन आपका सर्विस टाइप वारंटी को हम सेपरेट पीओ मानते हैं। और एश्योरेंस वारंटी के रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, हम रेवेन्यू तो पूरा दिखा देंगे, ठीक है, और एश्योरेंस वारंटी के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे एज पर इंड एस 37। इसका भी 2 क्वेश्चन है, आप लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन सर्विस टाइप वारंटी सेपरेट पीओ है और उसको अलग से ही हम दिखाएंगे, उसका अलग से अकाउंटिंग करेंगे, रेवेन्यू दिखाएंगे जब वो सेपरेट पीओ का आप सेटिस्फाई करोगे यहाँ पर। डन। तो मैंने आई थिंक पूरा आपको समझा दिया अच्छे से। बस एक मॉडिफिकेशन का टॉपिक है, उसमें ही बता देता हूं मैं आपको। अगर गुड्स का एडिशन हो रहा है और स्टैंड अलोन प्राइस आपको मिल रहा है मॉडिफिकेशन होने से, तो ये आपका टोटली सेपरेट नया कॉन्ट्रैक्ट है, आप नया से अकाउंटिंग करोगे। बाकी सारे केसेस में ये सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो वहां पर आप देखोगे अगर डिस्टिंक्ट गुड्स, अगर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज से तो आप क्या करोगे, जितना रिमेनिंग आपको पैसा मिलेगा कंसीडरेशन और रिमेनिंग यूनिट्स आपका, उस हिसाब से आप रेवेन्यू दिखा दोगे। और अगर मान लीजिए डिस्टिंक्ट नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज, तब आप क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस में अकाउंटिंग करोगे। तो इसका भी 2-3 क्वेश्चन जो है मैंने मैराथन रिवीजन लिया था उसमें भी मैंने अच्छे से करवाया था। सो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया। और 115 भी हमने फटाफट से ऑडियो रिवीजन कर लिया, अराउंड 45 मिनट्स के आसपास में किया होगा मेरे ख्याल से, 45 to 15 मिनट्स में। 50 मिनट्स में हमने पूरा रेवेन्यू हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले इंडस 103 का मैंने भेज दिया था ऑडियो रिवीजन, इंडस 110 का भी ऑडियो रिवीजन मैंने डाल दिया था यूट्यूब में, और ये 115 का भी ऑडियो रिवीजन अब कंप्लीट होता है हमारा। एंड जरूर से मुझे बताएगा कमेंट करके कैसा लगा आपको ये ऑडियो रिवीजन, ताकि मैं और ऑडियो रिवीजन फिर आगे बनाऊं।